सिर्फ 9 महीनों में सोने की प्राइस 76,000 से बढ़कर 1,13,000 हो गई है। क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब हर इन्वेस्टमेंट डगमगा रहा है तब सोना ही क्यों फिर चमक रहा है। क्या 2025 में गोल्ड ही बनेगा सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट? इसी बारे में ये वीडियो है। 2025 में सोने की प्राइसेस में उछाल देखने को मिला। जनवरी 2025 में जहां 10 ग्राम सोने की प्राइस करीब 76,800 रुपए थी, वहीं यानी सितंबर 2025 तक 1,13,000 तक पहुंच गई। यानी सिर्फ 9 महीनों में लगभग 25% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि अनस्टेबल सिचुएशन में भी सोना एक भरोसेमंद एसेट बना रहता है। सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ना तो नष्ट होता है, ना खराब होता है और ना ही अपनी चमक खोता है। इसीलिए इसे सदियों से स्टोर ऑफ वैल्यू यानी वैल्यू को सेफ रखने वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हिस्ट्री में अब तक जितना सोना निकाला गया है, चाहे वो 200 साल पुराना मिस्र का सोना हो या मुगलों के ज़माने का खजाना, आज भी वो किसी ना किसी रूप में मौजूद है। वो पिघलाया गया होगा, नए ऑर्नामेंट्स बने होंगे, लेकिन सोना कभी नष्ट नहीं हुआ। इसी वजह से जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या शेयर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर फिर से सोने की तरफ लौटते हैं। ये भरोसा ही सोने को बाकी इन्वेस्टमेंट से अलग बनाता है, क्योंकि जब दुनिया की इकोनॉमी हिलती है तब भी सोना अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। यही कारण है कि इसे सेफ इन्वेस्टमेंट यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। गोल्ड एक फिजिकल टेंजिबल एसेट है, यानी आपके पास असली चीज होती है जो दुनिया में कहीं भी वैल्यू रखती है। शेयर, इक्विटी या क्रिप्टो की तरह ये किसी कंपनी या सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। सोने को दुनिया के हर देश में तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। इसे हाईली लिक्विड एसेट कहा जाता है, यानी इसे कैश में बदलना बहुत आसान है। सोने की प्राइस शेयर मार्केट या करेंसी की तरह रोज रोज बहुत ज़्यादा नहीं बदलती, इसीलिए इसे कम वॉलेटाइल या कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को भरोसा देती है। जब इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या लड़ाई जैसी सिचुएशंस आती है तो लोग अपने पैसे की सुरक्षा के लिए सोने की तरफ आते हैं। उस टाइम सोना अपनी वैल्यू को बनाए रखता है या कई बार बढ़ भी जाता है, जबकि शेयर, करेंसी या रियल एस्टेट जैसी चीज़ों के प्राइसेस गिर जाते हैं। जब दुनिया में ट्रस्ट फैक्टर की कमी होती है, जैसे बैंकों पर से भरोसा टूटना या किसी देश की करेंसी गिरने लगना, तब भी सोना अपनी वैल्यू नहीं खोता। इसे एक स्टोर ऑफ वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू बनाए रखता है। और यहीं से जुड़ता है एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करता है, और वो है इंटरेस्ट रेट्स। जब यूएस फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता या घटाता है तो उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है, और ये असर उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बैंक डिपॉजिट और बैंक्स रिटर्न घट जाता है। लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं और फिर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, इसीलिए गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हो जाएं तो लोग सोने की बजाय बैंक या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और गोल्ड की डिमांड घटती है और उसकी कीमतें भी गिरती हैं। सितंबर 2025 में यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की, यानी इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा गोल्ड खरीदा क्योंकि रिटर्न्स कम मिलने लगे थे। नतीजा क्या हुआ? सोने की कीमत 1,18,000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गई। इंटरेस्ट रेट्स घटने का मतलब है गोल्ड की चमक बढ़ना, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का मतलब है गोल्ड डल होना। तो देखा ना आपने, इंटरेस्ट रेट्स और सोने की कीमतों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। जब भी रेट्स घटते हैं तो सोने की चमक बढ़ जाती है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में हर बार जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं तो सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न। जब भी अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो उसका असर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ता है, खासकर गोल्ड पे। ईयर 2000 में जब .com बबल क्रैश हुआ तो उस टाइम अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियों का बबल फूट गया था। फेड ने इकोनॉमी को संभालने के लिए इंटरेस्ट रेट 6.5% तक घटाए। जब रेट्स घटते हैं तो डॉलर कमजोर होता है और इन्वेस्टर्स सेफ हेवन के रूप में गोल्ड की ओर भागते हैं। नतीजा, सिर्फ 2 साल में गोल्ड के प्राइसेस लगभग 31% बढ़ गए। दूसरा, 2007 और 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उस टाइम हाउसिंग मार्केट क्रैश से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई।
फेड ने तुरंत इंटरेस्ट रेट 5.25% से लगभग 0% तक घटा दी ताकि लिक्विडिटी बढ़े और मार्केट को सहारा मिले। लेकिन इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा खो दिया और एक बार फिर गोल्ड को चूज किया। नतीजा क्या हुआ? 2007 से 2009 के बीच गोल्ड लगभग 39% बढ़ा। तीसरा, 2019 में जब प्री कोविड स्लोडाउन के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लोडाउन थी और ट्रेड वॉर भी चल रही थी, इसीलिए यूएस फेड ने रेट 2.4% तक घटाए ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। जैसे ही रेट घटे, बॉन्ड यील्ड्स कम हुए और गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन गया अगेन। नतीजा, अगले 2 साल में गोल्ड करीब 26% तक बढ़ा। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो डॉलर और बॉन्ड रिटर्न कम होते हैं, इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी बढ़ती है और लोग सुरक्षित एसेट यानी गोल्ड में पैसा लगाते हैं। ऐतिहासिक तौर पर जब भी यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं, डॉलर की ताकत कम हुई है और सोने की चमक बढ़ी है। यही रिलेशन आज भी साफ दिखता है क्योंकि सोने और अमेरिकी डॉलर का रिश्ता हमेशा उल्टा चलता है। सोने की प्राइस हमेशा डॉलर में की जाती है। दुनिया भर में सोने की वैल्यू हमेशा अमेरिकी डॉलर में फिक्स होती है। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप सोने की प्राइस डॉलर के हिसाब से ये इंडिया के रुपए में बदल के देखते हैं। डॉलर कमजोर होने पर सोने की डिमांड बढ़ती है। जब डॉलर की प्राइस गिरती है यानी डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों की करेंसी जैसे आईएनआर, यूरो, इनमें सोना सस्ता हो जाता है। मान लो अगर एक यूएसडी इज इक्वल टू 80 रुपीज आईएनआर था और अब एक यूएसडी इज इक्वल टू 70 आईएनआर हो गया, तो इंडिया में सोना अब सस्ता मिल रहा है। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों सोना खरीदना या पसंद करते हैं। 2025 में एक यूएसडी की प्राइस लगभग 11% गिरी। ये गिरावट 15 साल के लंबे अमेरिकी डॉलर के बुल रन के बाद हुई। डॉलर कमजोर होने से सोने की प्राइसेस में तेजी आई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपने स्ट्रॉन्ग करेंसी वाले इन्वेस्टमेंट के लिए सोने में ज्यादा पैसा लगाया। आसान भाषा में कहें तो डॉलर कमजोर यानी सोना सस्ता और सोने की डिमांड बढ़ना, एज अ रिजल्ट सोने की कीमत बढ़ना। सोने की कीमतों पर सिर्फ उसकी डिमांड ही नहीं बल्कि उसकी सप्लाई का भी बहुत बड़ा असर होता है। हर साल जो सोना माइनिंग से निकाला जाता है वो दुनिया में मौजूद टोटल सोने की मात्रा सिर्फ 2 से 3% ही बढ़ता है। यानी कि सोना एक बहुत लिमिटेड और रेयर सोर्स है और यही उसकी कीमत को बनाए रखता है। अब अगर हम देखें कि सोना किन देशों में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है तो चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका इनमें टॉप पर हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना भले ही सबसे बड़ी गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री हो लेकिन वही सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है सोने का। इसका मतलब यह है कि चाइना जितना सोना निकालता है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने देश के अंदर ही इस्तेमाल कर लेता है, ऑर्नामेंट्स, इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक के रिजर्व के रूप में। इसीलिए चाइना से बहुत कम सोना एक्सपोर्ट होता है। जब किसी बड़ी गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कम होती है तो ग्लोबल सप्लाई में सोने की उपलब्धता घट जाती है और इसका सीधा असर सोने की प्राइसेस पर ऊपर की ओर पड़ता है। मान लो दुनिया में हर साल लगभग 3,500 टन सोना निकाला जाता है और कुल मौजूद सोने की क्वांटिटी करीब 200,000 टन है, तो नया सोना सिर्फ लगभग 1.75% का इजाफा करता है जो बहुत ही छोटा हिस्सा है। अब अगर चाइना जो हर साल करीब 350 टन सोना निकालता है अपने सोने का ज़्यादातर हिस्सा डोमेस्टिक यूज में ले लेता है तो बाकी दुनिया के लिए ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल सोने की मात्रा और भी घट जाती है। इससे डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम हो जाती है और नतीजा ये होता है कि सोने की कीमत बढ़ जाती है। सोने की कीमतों को समझने के लिए सप्लाई जितना इम्पोर्टेंट है डिमांड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आखिरकार मार्केट में कीमत वही तय होती है जहाँ सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से टकराते हैं। अब बात करते हैं कि सोने की डिमांड को चलाने वाले मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सोने की डिमांड कई अलग अलग सोर्सेज से आती है। सबसे बड़ी डिमांड आम लोगों से आती है यानी कॉमन मैन से, जो गहने के रूप में सोना खरीदते हैं। इंडिया और चाइना जैसे देशों में यह ट्रेडिशन और इन्वेस्टमेंट दोनों का हिस्सा है। दुनिया भर के देश अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए सोने का स्टॉक बढ़ाते हैं जिससे इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हाई टेक गैजेट्स में भी सोने का यूज होता है। जब शेयर मार्केट या डॉलर में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन के रूप में सोने में पैसा लगाते हैं जिससे इसकी कीमत अगेन बढ़ जाती है। इंडिया में शादियों और त्योहारों के मौसम में और चाइना में चाइनीज न्यू ईयर के टाइम सोने की खरीद अचानक बढ़ जाती है। अगस्त 2025 में इंडिया के सोने के इंपोर्ट्स में 37% की ग्रोथ देखी गई क्योंकि शादी और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही थी।
जब दुनिया में अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे रूस यूक्रेन वॉर, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब बाकी मार्केट अनसेफ लगते हैं तब सोना सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोने की डिमांड जहां एक तरफ आम लोगों, त्योहारों और इन्वेस्टर से आती है, वहीं दूसरी तरफ इसका एक बड़ा हिस्सा उन इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा है जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को इफेक्ट करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक्स। यही कारण है कि अब चर्चा सिर्फ कंज्यूमर डिमांड तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इस बात पर भी होती है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व में कितना सोना ऐड कर रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई, यूएस फेड, ईसीबी, ये सब मिलकर लगभग 36,000 मेट्रिक टन सोना अपने पास रखते हैं, जो देश अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सुरक्षा के तौर पर रखते हैं। जैसे कुछ पैसा डॉलर या यूरो में होता है, वैसे ही कुछ हिस्सा अब सोने के रूप में रखा जाता है। पहले यूरो करेंसी को सोने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजर्व माना जाता था, लेकिन अब सोना इस करेंसी यानी कि यूरो को पार करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया है डॉलर के बाद। इंडिया का आरबीआई भी अपने फॉरेन रिजर्व का करीब 8% हिस्सा सोने में रखता है। अमेरिका और जर्मनी जैसी कंट्रीज तो सैकड़ों टन सोना अपने सेंट्रल बैंक में रखते हैं, ताकि अगर डॉलर की वैल्यू गिरे या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो उनके पास रियल एसेट के रूप में प्रोटेक्शन शील्ड रहे। रिसेंटली सोने की कीमत काफ़ी बढ़ी, फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि सोना 1970 या 1980 के टाइम जितना डोमिनेंट था उतना अभी भी नहीं बन पाया, क्योंकि उस टाइम दुनिया में डॉलर पर भरोसा कम हो गया था और सोना मेन ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया था। अभी की इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है। डिजिटल करेंसी, बॉन्ड्स और कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कारण अब सिर्फ सोने पर डिपेंडेंसी कम हो गई है। इन सब फैक्टर से पता चलता है कि आज भी सोना दुनिया में एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच बना हुआ है। चाहे डॉलर की वैल्यू गिरे या कोई बड़ा क्राइसिस आए, अभी भी ये इन्वेस्टर्स और कंट्रीज के लिए फाइनल सेफ एसेट की तरह काम करता है। और यही कारण है कि भले ही आज ग्लोबल इकोनॉमी पहले से कहीं ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और डिजिटल हो चुकी है, फिर भी सोने की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये अब एक बैलेंस्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में और भी स्ट्रॉन्ग रोल निभा रहा है। सोने की मात्रा पृथ्वी पे बहुत लिमिटेड है, इसे आसानी से बनाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसकी कीमत टाइम के साथ टिकाऊ रहती है। जब दुनिया में वॉर कंडीशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशंस आती हैं, तब इन्वेस्टर्स सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश करते हैं और सोना उस टाइम सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। इंडिया, चाइना ये जैसी कंट्रीज में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ट्रेडिशन और इमोशन से जुड़ा है। शादी, त्योहार और गिफ्ट में इसकी खास जगह है। इससे सोने की डिमांड हमेशा बनी रहती है। जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो सोना ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन उसकी प्राइस बढ़ती है। सोना ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जब मार्केट अनस्टेबल या अनश्योर होता है, इसीलिए इसे हेज या प्रोटेक्शन एसेट कहा जाता है। दोस्तों, विद दैट सेड, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।